हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 सितंबर 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग है वो है किसानों के लिए 14,000 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट हैं कौन से। डिजिटल कृषि मिशन, जिसके लिए 2,817 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और उसके बाद फसल विज्ञान के लिए लगभग 4 करोड़ दिए गए हैं। कृषि शिक्षा प्रबंधन, बागवानी विकास, पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन, कृषि विज्ञान केंद्र, समृद्ध और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इन सब के लिए ये टोटल करोड़ रुपए दिए गए हैं। कैबिनेट ने जो अन्य फैसले लिए हैं उसमें देश में 5 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी प्रदान की गई है। मुंबई इंदौर के बीच बनेगी 309 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। सुखोई के लिए HAL से 240 एरो इंजन खरीदने की मंजूरी दी गई है। और 85 दिनों में 2.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वीकृति भी इसमें प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र से जुड़ी 13,966 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी। इनमें 2,817 करोड़ रुपए की डिजिटल कृषि मिशन एवं फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ की योजनाएं शामिल हैं। नई व्यवस्था में किसानों को मोबाइल पर ही कृषि से संबंधित सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। लोन लेना भी आसान होगा। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं के जरिए कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, डिजिटलीकरण एवं बागवानी के साथ ही पशुधन क्षेत्रों के विकास को आधार मिलेगा। दोषी हैं तो भी कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं गिरा सकते हैं किसी का घर। विभिन्न राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि कानून में तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर या सिर्फ अभियुक्त होने पर किसी का घर कैसे ढहाया जा सकता है। बगैर नोटिस आरोपितों के घर ढहाने की शिकायत पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर वह दोषी भी है तो भी कानून में तय प्रक्रिया के बगैर उनका घर नहीं ढहाया जा सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी ढंग से निर्माण ढहाए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कानून की तय प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाती है। किसी अपराध में आरोपित होना कभी भी अंचल संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता है। पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों ने लगाई पदकों की झड़ी। टोक्यो के चैंपियन सुमित अंतिल ने 70.59 मीटर के साथ फिर जीता स्वर्ण पदक। नितेश ने बैडमिंटन की SL3 स्पर्धा में ब्रिटेन के बेथल को हराकर जीता स्वर्ण पदक। पुरुषों की SL4 स्पर्धा में सुहास यतिराज को रजत से करना पड़ा संतोष। महिलाओं की SU5 स्पर्धा में मुरुगेसन को रजत, मनीषा ने जीता कांस्य पदक। पुरुषों की चक्का फेंक S56 में कथुनिया ने लगातार दूसरी बार रजत जीता है। मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी में शीतल देवी व राकेश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो ये पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कल्याण के लिए हो जाति जनगणना, राजनीतिक हथियार न बने, अंबेडकर। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के 3 दिनी अखिल भारतीय समन्वय बैठक का समापन हो गया। अंतिम दिन प्रेस वार्ता में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि लोक कल्याण की सभी परियोजनाओं में किसी खास समुदाय या जाति पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। यह पहले अच्छी तरह से प्रयोग होता रहा है, आगे भी इसमें समस्या नहीं है, पर जाति जनगणना का प्रयोग उस विशेष समुदाय या जाति के कल्याण के लिए ही होना चाहिए, न कि उसे राजनीतिक हथियार या चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। जाति व जाति संबंध हिंदू समाज के लिए संवेदनशील मुद्दा होने के साथ राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष में सामाजिक परिवर्तन के लिए तय पंच परिवर्तन में देश में जाति की खाई पाटने के लिए, सामाजिक समरसता व सद्भाव बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसमें समाज व धर्म के प्रबुद्ध लोगों को साथ लेने की तैयारी है।
जम्मू की सुंजवा सैन्य छावनी में गोलाबारी, सैनिक की मौत। जम्मू से सटी सुंजवा सैन्य छावनी पर सोमवार सुबह गोलीबारी से एक जवान की मौत हो गई। आतंकी हमले की आशंका पर शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया। दोपहर की स्थिति साफ होने के बाद सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली। वहीं सेना ने मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। सेना ने स्पष्ट किया है कि छावनी पर कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। सुबह 10:50 पर छावनी में गोलियां चलने की शुरुआती सूचना मिली। आतंकी हमला हुआ है। इस पर जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। छावनी के बाहर तैनात क्विक रिएक्शन टीमों और स्टेशन के अंदर गार्ड ड्यूटी कर रहे सैनिकों ने भी तलाशी अभियान चलाया। जानकारी मिली कि गोलाबारी बाहर से आतंकवादियों ने की थी। वहीं दोपहर तक सेना ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह आतंकी हमला नहीं है। जवान की मौत किन हालातों में हुई है इसका पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार गोली लगने से मारे गए नायक कुलदीप सिंह 4 सिख लाइट इन्फेंट्री की हेडक्वार्टर कंपनी के जवान हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। देश में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में देश में 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। केयंस सेमिकॉन की तरफ से गुजरात के साणंद में ये प्लांट लगाया जाएगा। 3,307 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना सालाना 63 लाख चिप का निर्माण करेगी। यह गुजरात में लगाए जाने वाला चौथा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। यह एक अन्य प्लांट असम में लगाया जाएगा। पिछले वर्ष मोदी ने साणंद के पास ही अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी मैक्रॉन का प्लांट लगाने का ऐलान किया था। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में यह संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित होने लगा है। उन्होंने संकेत दिया है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर सरकार कुछ नीतिगत फैसले जल्द करेगी। भारत निर्मित पहला चिप 2025 के अंत तक आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग भारत के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। यह उद्योग स्टील व रसायन उद्योग की तरह ही है जो कई दूसरे उद्योगों को स्थापित करने में मदद करेगा। 85 दिनों में 2.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्वीकृत। कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के साथ ही हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, पर्यावरण, गरीबों एवं मध्यम वर्ग के घर, शोध एवं अनुसंधान यानी दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले लगभग हर क्षेत्र के अहम फैसलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा सरकार के बावजूद तीसरी पारी की वैसी ही शुरुआत की है जैसा उन्होंने वादा किया था। सोमवार को किसानों के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए 7 परियोजनाओं के ऐलान के साथ केंद्र सरकार ने विकास के साथ राजनीतिक संदेश देने का सिलसिला भी जारी रखा था। 7 दिनों में यह कैबिनेट की तीसरी बैठक रही है। 9 जून को शपथ देने के साथ बाद से अब तक 85 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विकास पर फोकस के साथ ही शुरुआती 100 दिनों में ही सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई स्वीकृत पेंशन योजना लाकर विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा छीन लिया है। यह पेंशन योजना में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले 100 दिनों की एक और विशेषता तथा राजनीतिक मोर्चे पर सक्रियता SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के संदर्भ में यह निर्णय लेने की रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। नई पीढ़ी को हुनरमंद बनाने की मुहिम में जुटा UGC। अगले साल यानी 2025 के अंत तक देश में 50% छात्रों को किसी न किसी हुनर से जोड़ने का लक्ष्य अभी भले दूर की कौड़ी लग रहा हो, लेकिन इसे हासिल करने के लिए सरकार ने कोशिश तेज कर दी है। हाल ही में अप्रेंटिसशिप व इंटर्नशिप से जुड़े 2 नए कार्यक्रमों के ऐलान के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अब इससे जुड़ गया है। उसने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से इन कार्यक्रमों से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संस्थानों से अपने यहाँ इसे लेकर एक प्रकोष्ठ भी गठित करने और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इससे जोड़ने का भी सुझाव दिया है। UGC का यह पहल इसलिए अहम है क्योंकि विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों को ही इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में इस पहल के जरिए छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही उनके रुचि के क्षेत्र में हुनरमंद बनाया जाएगा।
ब्रुनेई और सिंगापुर के लिए आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ रिश्ते सुधारने की नई कोशिश में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनेई व सिंगापुर की 3 दिनी यात्रा पर रवाना होंगे। इन दोनों देशों के साथ मोदी भारत के रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के साथ ही विमर्श करेंगे। सिंगापुर में मोदी 4 और 5 सितंबर को रहेंगे। इस दौरान सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में 2 अहम समझौते होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय में सचिव जगदीप मजूमदार का कहना है कि भारत सिंगापुर के रिश्ते बड़े विस्तार के लिए तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अहम घोषणाएं होने की चर्चा है। उन्होंने कहा कि ब्रुनेई के साथ भारत ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं को देख रहा है। ब्रुनेई ने हाल ही के वर्षों में रक्षा क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। मजूमदार ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एक कार्य समूह के गठन को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कदमों पर अमल की जानकारी दे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से प्रवासी श्रमिकों के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों के अमल के संबंध में जानकारी देते हुए 3 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने 29 जून 2011 के अपने फैसले और उसके बाद के आदेशों में कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व कोविड-19 महामारी के दौरान मुश्किलों का सामना करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने सहित अन्य कल्याणकारी उपाय करने को कहा था। ई श्रम केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया असंगठित श्रमिकों का व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस है। इसका उद्देश्य देश भर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा उपायों का लाभ पहुंचाने की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है बलूचिस्तान संकट से सहमा पाकिस्तान। ये आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू ने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने 28 अगस्त को अदालत में कहा कि पाकिस्तान युद्ध शरीकी स्थिति में है, हर कोई बलूचिस्तान के हालात देख सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी यानी कि पीटीआई की एक याचिका की सुनवाई के दौरान की थी। पीटीआई की सुनवाई के दौरान ये बातें कही गई हैं और रैली की अनुमति में अवरोध अटका रहे इस्लामाबाद प्रशासन के खिलाफ लगाई गई थी। फारूक की टिप्पणी यही दर्शाती है कि पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों विशेषकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के हमलों से थर्राया हुआ है। कुछ दिन पहले ही ऐसे एक मामले में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। पाकिस्तान में हिंसक टकरावों को लेकर नेताओं और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बयानबाजी बहुत आम है, लेकिन न्यायाधीशों की ओर से तब तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता जब तक कि कोई सुनवाई ऐसे मामलों से जुड़ी हुई ना हो। पाकिस्तान यह दावा करता है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा विभाजन का अधूरा एजेंडा है। यह सरासर झूठा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ के अभिन्न अंग हैं। इन मामलों में पाकिस्तान सच्चाई पर पर्दा डालता आया है और साथ ही सच यही है कि बलूचिस्तान का मुद्दा ही विभाजन का अधूरा अध्याय है, जिसकी तार्किक परिणति नहीं हो पाई है। इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, तब यहाँ 560 रियायतें थीं। अधिनियम ने ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में विभाजित किया था। उक्त 560 रियासतों को भी तकनीकी रूप से उसमें स्वतंत्र घोषित किया गया था। पाकिस्तान बनने के बाद भी कलात इसी रुख पर अडिग रहा कि वह एक स्वतंत्र देश है। यहाँ तक कि 1947 तक की कराची में उसका दूतावास भी रहा। उस समय कराची ही पाकिस्तान की राजधानी थी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी अगस्त 1947 की शुरुआत में कलात से वादा किया था कि वह स्वतंत्र बना रह सकता है। हालांकि पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग और जिन्ना अपने वादों से पलट गए और कलात को अपने साथ जोड़ने के लिए बल प्रयोग से नहीं हिचके। परिणाम स्वरूप कलात के नवाब को 1948 में पाकिस्तान के साथ विलय करना पड़ा। इस प्रकार बलूचिस्तान पाकिस्तानी प्रांत बना, लेकिन नवाब के छोटे भाई को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था कि कलात का वजूद खत्म हो जाए और बलूच लोग पाकिस्तान के पंजाबियों के गुलाम बन जाएं। यही भावना बलूच राष्ट्रवाद का मूल आधार है, जो 1948 से ही विद्रोह की चिंगारी बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा इन भावनाओं का पूरी निर्ममता से दमन किया है। बीते 7 दशकों के दौरान बलूच समाज में काफ़ी बदलाव हुआ है। अतीत में उस पर
कबीलाई सरदारों का नियंत्रण होता था। कबीलाई पहचान अभी भी अहम है, लेकिन अब बलूचों का एक पेशेवर वर्ग भी उभरा है। पंजाबियों के वर्चस्व वाले पाकिस्तान के खिलाफ अपने विद्रोह को अभिव्यक्त देने के लिए उन्होंने हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के नए तौर तरीके खोजे हैं। बलूचिस्तान से जुड़े कुछ पहलुओं से परिचित होना आवश्यक है। पाकिस्तानी सरकार खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ तक कि सिंध और पंजाब के लोगों को भी वहाँ सुनियोजित रूप से बसा रही है। परिणाम स्वरूप बलूच लोग अपने ही प्रांत में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। खनिज संसाधनों और प्राकृतिक गैस से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से मिलने वाले राजस्व को कहीं और खर्च किया जाता है। बलूचिस्तान अहम तट रेखा वाला राज्य है, जहाँ ग्वादर बंदरगाह स्थित है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपैक के अंतर्गत इस बंदरगाह को विकसित किया है। बलूच लोग को लगता है कि सीपैक से उनके अलावा बाहरी लोगों का ही भला होना है। इससे उपजे आक्रोश के चलते ही बलूच विद्रोहियों ने वहां आवाजाही करने वाले पंजाबियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, क्योंकि इसमें भानुमति का कुनबा बनती भाजपा। यहाँ पर जो झारखंड के चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया है। तो ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको स्किप करेंगे। अब आते हैं बिजनेस पेज पर। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से खराब नहीं होते इंजन। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस आशंका को पूरी तरह से खारिज किया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के इंजन पर नकारात्मक असर होता है। इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो में पुरी ने कहा कि असल में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इंजन के प्रदर्शन को सुधारता है, यह पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। उन्हें यह बयान इसलिए देना पड़ा है कि इंटरनेट मीडिया व दूसरे माध्यमों में कुछ लोगों ने यह सूचना दी है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों का खराब प्रदर्शन दिख रहा है, इनका रखरखाव महंगा हो जाता है और माइलेज भी घट जाता है। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता सर्च रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में नरमी रही है। अगस्त के दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में नरमी रही है। इसका कारण उत्पादन व बिक्री में जनवरी के बाद से सबसे कम बढ़ोतरी और प्रतिस्पर्धी दबाव रहा है। HSBC इंडिया के मासिक सर्वे में यह बात कही गई है। सर्वे के अनुसार अगस्त में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI 57.5% रहा है, जो इस वर्ष जुलाई में 58.1 था। PMI के तहत 50 से ऊपर होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। बांग्लादेश के गृह सलाहकार से मिले राजदूत, भारतीयों की सुरक्षा समेत मुद्दों पर की चर्चा। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने सोमवार को अंतरिम सरकार के गृह और कृषि सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात की और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भागीदारी के क्षेत्र पर चर्चा की है। इस दौरान सीमा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बांग्लादेश के गृह सलाहकार के साथ अपनी शिष्टता मुलाकात के दौरान प्रणय वर्मा ने कहा कि घोषणा की भारतीय वीजा क्षेत्र केंद्र अब बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सीमित संख्या में वीज़ा जारी कर रहे हैं। इससे मुख्य रूप से आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं और विदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए जारी किया जा रहा है। युद्ध की न्यूज़ को हम स्किप करते हैं। बाइडेन के साथ ये अभी उसको भी हम स्किप करें। संयुक्त अभ्यास में भाग लेने नौसेना का P-8I विमान फ्रांस पहुंचा। भारतीय नौसेना का विमान P-8I वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंच गया है। यूरोप में यह इसकी पहली तैनाती होगी। यह फ्रांस के एयरबेस 125 स्ट्रेट्स ले ट्यूबे पर उतरा है। यह तैनाती भारतीय नौसेना के एलिज विमान के 63 साल बाद हुई है, जो INS विक्रांत से संचालित होता था और जिसने आखिरी बार हायरेस एयरबेस पर उड़ान भरी थी। और भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच जो अभ्यास होता है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो ये आज का यानी 3 सितंबर 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।